अगर आप फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं या फिर आप स्पेस या फिज़िक्स की किसी भी ब्रांच में ज़रा सी भी दिलचस्पी रखते हैं तो आपको आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में इल्म ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि आज तक जितनी भी स्पेस में हमने प्रोग्रेस की है, जितने भी प्लैनेट एक्सप्लोर किए हैं और जितनी भी हमारे पास यूनिवर्स के लॉज की बहुतात हुई है, वो सभी के सभी इसी थ्योरीज पे ही बेस करते हैं। और यूँ अगर कहा जाए कि ये थ्योरी ना होती तो शायद हमारी प्रोग्रेस बहुत ही नीचे लेवल पे होती। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आइंस्टाइन की थ्योरी क्या है रिलेटिविटी, और इसकी दो ब्रांचेज हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और उसके बाद जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही आपको समझाऊंगा मैं कि क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में बेसिकली फ़र्क क्या है। 20वीं सदी का जब भी आगाज़ होता है तो साइंस की दुनिया में आइंस्टाइन का नाम ज़रूर लिया जाता है। जब 1905 में आइंस्टाइन की जानिब से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की गई, उसके बाद 1915 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी पेश की गई। बहुत सारे इसके नाकदीन भी हुए और ये कई दोस्त ये समझते हैं कि शायद आइंस्टाइन ने अकेले ही ये कारनामा सरअंजाम दिया था, लेकिन बेसिकली तौर पर आइंस्टाइन के साथ कुछ और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर ये थ्योरी पेश की। अगर हम क्लासिकल फिजिक्स की बात कर लें, सर आइजक न्यूटन ने जो लॉज पेश किए वो ऑब्जर्वर यूनिवर्स के लिए एक की रोल अदा करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। क्योंकि ये लॉज हमारी जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं ऑब्जर्वर यूनिवर्स में, चाहे हम इसको फिजिकली दुनिया पे ऑब्जर्व कर लें या हम स्पेस की बात कर लें, स्पेस एक्सप्लोरेशन में अगर हम किसी भी प्लैनेट की बात कर लें, एस्ट्रॉइड की बात कर लें, हत्ता के किसी गैलेक्सी की भी बात कर लें, तो ये जो लॉज है ना वो कलेक्टिवली बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं माइनॉरिटी लेवल पे और छोटे लेवल पे अगर हम बात करते हैं जैसा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन वगैरह, यहाँ पे आकर इसके लॉज फेल हो जाते हैं। ये अब हम बेसिकली डिफरेंस देख रहे हैं क्लासिकल फिजिक्स को और मॉडर्न फिजिक्स का, कि ये ब्रांच मॉडर्न फिजिक्स कैसे आई। जब हमने बारीकी से ऑब्जर्व किया छोटे पार्टिकल्स को तो हमने देखा कि जिस तरह एक ग्रेविटी की एग्जांपल ले लें तो हमारे पास यूनिवर्सल लॉ ग्रेविटी का मौजूद है, लेकिन अगर हम छोटे से छोटे लेवल पे जाके उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं तो उसकी एग्जिस्टेंस हमें नहीं मिलती, क्योंकि जो ग्रेविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन या फोटोन या प्रोटॉन के मास की बात करें या इससे भी जो निचले सतह के जो एलिमेंट हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उनका मास कैलकुलेट किया जाए, वो भी माइनस में बहुत चला जाता है, इसलिए ग्रेविटी हमें नज़र नहीं आती। और इसके अलावा वो डुअल नेचर जो रखती हैं चीज़ें, जो पार्टिकल नेचर भी है और साथ में वेव नेचर भी है। ये भी एक डिफरेंस था एक साइंसदानों के लिए प्रॉब्लम, और यहाँ से फिर जन्म लेती है आपकी मॉडर्न फिजिक्स। इसीलिए हम आज मैकेनिक्स की जो ब्रांचें पढ़ रहे हैं या दूसरी जो फिजिक्स की ब्रांचेज हैं मॉडर्न फिजिक्स की, वो इसी वजह से ही पैदा होती हैं कि जो निचले लेवल पर हम जाके इस केस को स्टडी करते हैं। अब बात कर लेते हैं मॉडर्न फिजिक्स में हमारी रिलेटिविटी का क्या किरदार है। आइंस्टाइन ने जो थ्योरी पेश की रिलेटिविटी की, इसने क्लासिकल फिजिक्स की बुनियादें हिला के रख दी थी, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स हमें क्या कहती थी कि स्पेस और टाइम दोनों कांस्टेंट हैं। यही डिफरेंस था कि हमने जब नई थ्योरी हमारे सामने आई रिलेटिविटी की तो उसमें आइंस्टाइन ने कुछ ऐसी चीज़ें सुजेस्ट की, कुछ ऐसे की रोल उन्होंने सुजेस्ट किए जिसने फिजिक्स की बुनियादें हिला कर रखती थी, जो शुरुआत में तो काफ़ी सारी क्रिटिसिज्म का शिकार भी हुई, काफ़ी ज़्यादा ने इसको अप्रिशिएट भी किया, लेकिन वक्त के साथ साथ जो जो इस पर एक्सपेरिमेंट होते चले गए तो ये साइंसदानों ने मानना स्टार्ट कर दिया कि रिलेटिविटी बिल्कुल ही एग्जिस्ट करती है। अब हम देखेंगे इसके पॉइंट क्या हैं। अगर हमने 2-3 पॉइंट्स में इसको डिस्कस करना हो तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करके रिलेटिविटी को समझ सकते हैं। सबसे पहले तो हाँ हमने ये पॉइंट के समझना है कि जो दुनिया में थ्रू आउट हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हर जगह चीज़ कांस्टेंट है वो एक सिर्फ लाइट है। इससे पहले अगर मैंने बात पहले भी कर चुका हूँ, न्यूटन या उससे पहले के साइंटिस्ट है ये समझते थे कि स्पेस भी कांस्टेंट है, टाइम भी कांस्टेंट है, और इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको वो कांस्टेंट मानते थे थ्रू आउट द यूनिवर्स। लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें बताती है कि जो स्पेस है
और टाइम है, ये दोनों रिलेटिव चीज़ें हैं। और जो हमारी ओनली सबसे तेज़ रफ्तार रखने वाली चीज़ है वो है हमारी रोशनी, लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ये कांस्टेंट है, ये किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर आप इसको देखेंगे किसी भी ऑब्जर्वर के लिए थ्रू आउट द यूनिवर्स ये कांस्टेंट ही रहेगी, इसमें किसी भी किस्म की कोई भी तब्दीली नहीं होगी। ये एक पहला नंबर था। दूसरा पॉइंट था कि स्पेस और टाइम दोनों कंबाइंड चीज़ें हैं, रिलेटिव चीज़ें, ना सिर्फ कंबाइंड चीज़ें हैं बल्कि रिलेटिव चीज़ें हैं। दोनों एक ही तस्वीर के दो रुख आप कह सकते हैं कि स्पेस और टाइम दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से। और अगर हमें इस तरीके से कहें कि स्पेस और टाइम रिलेटिव भी हैं तो जाहिर सी बात है ये भी एक चीज़ सामने आती है कि इनको चेंज भी किया जा सकता है। यानी कि अगर स्पेस और टाइम दोनों रिलेटिव होती हैं तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती होगी या दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे जिनकी वजह से हम इनको चेंज कर सकते हैं। तो एज इट इज़ ही आइंस्टाइन ने भी हमें बताया कि स्पेस और टाइम एक कर्व की सूरत में चेंज हो सकते हैं और दोनों को चेंज क्या कर सकती है, वो दो चीज़ें चेंज कर सकती हैं। या तो आपकी ग्रेविटी चेंज करेगी या फिर आपकी स्पीड ऑफ लाइट, या स्पीड ही कह लें अकेले के, ये दोनों चीज़ें आपके टाइम को भी चेंज कर सकती हैं और स्पेस में कर्व भी डाल सकती हैं। और इसी चीज़ को हमने ब्लैक होल की वीडियो में भी देखा था अच्छे तरीके से कि कैसे स्पेस और टाइम में कर्व बढ़ती ही चली जाएगी, तो कैसे हम एक ऑब्जर्वर यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्सल में दाखिल हो सकते हैं, एक हाइपोथेसिस जो क्रिएट की गई है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे ही बात कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को बखूबी समझ लें कि स्पेस और टाइम रिलेटिव हैं और दोनों कंबाइंड चीज़ें हैं। ये दो पॉइंट हो गए, एक स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट और दूसरा स्पेस और टाइम के बारे में। थर्ड जो पॉइंट है आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का वो यही है कि स्पेस और टाइम में कर्व पैदा की जा सकती है, या दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो हम टाइम को चेंज कर सकते हैं। अगर डायमेंशंस के बारे में आप जानते हैं तो ये बात आप बखूबी जानते होंगे, टाइम को फोर्थ डायमेंशन के तौर पर पेश किया जाता है। थ्री डिमेंशनल जो स्पेस है वो आपने अपनी मैट्रिक की किताबों में या कहीं भी XYZ की सूरत में पढ़ी होगी, लेकिन फोर्थ डिमेंशन टाइम को ही कहा जाता है। फिफ्थ डिमेंशन में जैसा कि आपको पता है एलियंस की सजेशन की जाती है, इसी तरह डिमेंशंस आगे ट्रांसफ़र होती रहती है, जो हम एक अलग टॉपिक पे इस पे वीडियो बनाएंगे। लेकिन अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं और आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जारी रखते हैं। थर्ड नंबर पर पॉइंट यही है कि स्पेस और टाइम को चेंज किया जा सकता है और चीज़ें इनके क्या चेंज करती हैं। सबसे पहले तो आपकी ग्रेविटी है, ग्रेविटी है जो वो स्पेस और टाइम में कर्व डाल सकती है। यही वजह है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटी वाली जो चीज़ होती है उसको ब्लैक होल तस्वर किया जाता है। ब्लैक होल की ग्रेविटी सबसे ज़्यादा तस्वर की जाती है, इसीलिए उसमें सबसे ज़्यादा कर्व हो जाती है। यहाँ तक कि ये सुजेस्ट किया जाता है कि शायद ये दूसरी मल्टी यूनिवर्स का जो कंसेप्ट है ये रास्ता वहाँ तक जाता होगा, लेकिन ये एक थ्योरेटिकल बेसिस पे ही है। ब्लैक होल पे भी अलग से ही एक वीडियो बनेगी इंशाल्लाह, उसमें आप डिटेल से समझ लीजिएगा। लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करें तो यही दो तीन पॉइंट थे जिनको जहन में रखना बेहद ज़रूरी है कि रिलेटिविटी को अगर हम स्पीड के साथ कंपेयर करें तो जितनी कोई चीज़ फास्ट स्पीड में ट्रैवल करेगी टाइम उसके लिए उतना ही स्लो डाउन होता जाएगा एज़ कम्पेयर टू अगर कोई स्पीड ऑफ लाइट जो कि फास्टेस्ट स्पीड रखने वाला ऑब्जेक्ट है इस यूनिवर्स का, अगर उसके बराबर कोई स्पीड रखता है तो ये सजेस्ट किया जाता है कि उसके लिए टाइम बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। या फिर एक ग्रेविटी के स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पर अगर आप पहुंच सकते हैं तब भी आपके लिए टाइम स्टॉप हो जाएगा, और जितनी ग्रेविटी बढ़ती जाएगी उतना ही टाइम स्टॉप होता जाएगा या उतना ही टाइम रिलेटिवली कम होता जाएगा। और यही वजह है कि ब्लैक होल के अंदर ये थ्योरी पेश की जाती है कि कोई चीज़ अगर ब्लैक होल के अंदर चली जाती है इवेंट होराइजन को क्रॉस करके तो उसके लिए भी टाइम स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि वो ग्रेविटी इमेंस पावर रखती है उसके लिए जो हम अपनी ज़ाहरी जो सोच है उसे में नहीं समझ सकते उसको। यही दो तीन पॉइंट थे जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में आज हमने समझाने थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर समझ आ चुकी होगी, लेकिन अगर फिर भी यही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी
या फिर आपका जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। थ्योरेटिकल बेसिस पे यही समझने वाली चीज़ें थी। आगे जो नेक्स्ट इस पर अगर हम फर्दर कोई वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम एक्सपेरिमेंटली देखेंगे, यानी कि किस तरीके से एग्जांपल्स के ज़रिए आपको समझाया जा सकता है कि आपके आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपके अंदर बिल्कुल सलाहियत कर जाए और आप उसको बखूबी समझ सकें।